रहीम, मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम EOBI की पेंशनर्स प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे कि EOBI के जो प्रॉब्लम है वो कौन कौन से हैं और पेंशनर्स जो है वो कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात अपने मेहमान से करवाएंगे और ये मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान फरीदी साहब, सदर हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के और इंसानी हकूक़ के हवाले से ये आमतुन्नास के मसाइल पर हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और इस हवाले से हमेशा इनका मस्बत किरदार रहा है। तो EOBI के हवाले से भी इन्होंने अपने इदारे में रिपोर्ट्स छापी हैं, मुख्तलिफ बयानात छापे हैं, मुख्तलिफ मज़ामीन छापे हैं। तो अब्दुल रहमान फरीदी साहब से जो है आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ। अब्दुल रहमान फरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब्दुल रहमान फरीदी साहब, सबसे पहले तो आपको लीगल इन्फॉर्मेशन पर खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू जी। और ये बताइएगा कि इस वक्त EOBI के पेंशनर्स की तादाद कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इनायत काशिफ साहब, आपने उन लोगों का इशू उठाया है जो हमारे बुज़ुर्ग मुख्तलिफ़ सनती यूनिटों में, मुख्तलिफ़ कमर्शल इदारों में अपनी ज़िंदगी की लंबे अरसे की ज़िंदगी वक्फ करके वहाँ उन्होंने काम किया और मुल्क की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा किया। जी बिल्कुल। इस वक्त जो मेरी मालूमात हैं उसमें तकरीबन 5 लाख जो पेंशनर हैं वो EOB से पेंशन ले रहे हैं फरीद साहब। और इसके अलावा जो सर्वे है इस वक्त जी जो मुल्क के मुख्तलिफ सनती यूनिटों में और मुख्तलिफ कमर्शल इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी लगभग तादाद जो है वो तकरीबन 8 करोड़ से ऊपर है। सही। 8 करोड़ में से सिर्फ 5 लाख जो बूढ़े पेंशनर हैं उनको EOBI जो है वो पेंशन अदा कर रही है। अच्छा, क्या वजूहत हो सकती हैं कि उन लोगों को जो ये 7-8 करोड़ लोग आप बता रहे हैं कि वो EOBI से वाबस्ता नहीं है, सोशल सिक्योरिटी से वाबस्ता नहीं है, आपके नज़दीक उसकी वजूहत क्या है? इसमें जो है ना, मैं जो समझता हूँ जी वो ये है कि इसमें 2 एंड्स पर फॉल्ट है। जी। पहला जो फॉल्ट है वो जिस कमर्शियल यूनिट में, जिस सनती यूनिट में जो मजदूर काम कर रहा है जी, उस सनती यूनिट और उस कमर्शियल यूनिट का जो मालिक हैं या वो जो ग्रुप हैं जी, वो ग्रुप उन लोगों की बतौर मजदूर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। सही। जो हमारे EOB के इदारे हैं उनमें उनकी रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से जब उनका नाम शामिल नहीं होता तो लामहला ये लोग उस सहूलत से महरूम हो जाते हैं। अच्छा, इसमें फिर फॉल्ट आ जाते हैं जहां उस कमर्शियल यूनिट के मालिक या उसकी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जिम्मेदारान हैं उनके एंड पे बात आती है, तो वहीं हमारे इन इदारों के ऊपर सबसे ज़्यादा बात आती है। सही। क्योंकि सरकार ने ये बाकायदा तौर पे ये इदारे बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि इन लोगों को ये फैसिलिटेट करेंगे। सही। इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे। बिल्कुल। इन लोगों को जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाती है किसी भी मजदूर की उसके यूनिट में, तो फिर आप देखें ना, उसकी बच्चे की तालीम के अखराजात, उसकी बीमारी के अखराजात और उसके दीगर जो ऐसे हादसात की सूरत में अखराजात हैं वो फिर कंपनी और EOBI जो है वो मुश्तरका तौर पर उनको देने के पाबंद हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह सोशल सिक्योरिटी में भी जो उनकी सोशल सिक्योरिटी, जैसे आपने मैरिज ग्रांट की बात की है, डेथ ग्रांट की बात की है, दीगर मराहत की बात की है, एजुकेशन फंड के हवाले से, वहां पर भी इदारों की कारकर्दगी बिल्कुल ना। देखिए ना, कारकर्दगी वही बात मैं कर रहा हूँ कि कारकर्दगी जहाँ हमारे उन कमर्शियल यूनिट्स और सनती यूनिट्स के मालकान या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी उनके जिम्मेदारान हैं, जहाँ उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ वो हमारे
सरकारी वो इदारे हैं जिन लोगों ने इनकी रजिस्ट्रेशन करनी है। बिल्कुल, बतौर मजदूर के, जिस तरह भट्ठा मजदूर हैं, जिस तरह आप किसी मिल्स के जो मुलाजमीन हैं, मिल में मजदूर हैं, काम करने वाले, शॉपिंग मॉल में। और ये देखें ना, ये गवर्नमेंट ने एक ज़ाब्ता बनाया है कि भाई एक कमर्शियल यूनिट पर अगर 10 से ज़ायद अफराद अगर काम कर रहे हैं तो वो यूनिट अपने मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन कराएं। बिल्कुल सही है, ताकि उनको वो बेनिफिट मिल सकें। बिल्कुल। अच्छा, अब वो रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते? उसकी फिर दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि उस रजिस्ट्रेशन, जब उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फिर उनका ये पता चल जाता है कि ये कितना बड़ा सनती यूनिट है या कमर्शियल यूनिट है, नंबर एक। फिर उनको उसके मुताबिक अपने टैक्सेस भी देने पड़ेंगे, दीगर जो सरकार के अखराजात वो होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वो उनको अदा करने पड़ेंगे। सही है। और दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जिस मजदूर की रजिस्ट्रेशन हो जाती है उस मजदूर के साथ साथ उस कमर्शियल यूनिट के ऑनर को भी अपना हिस्सा उसकी बेनिफिट के लिए डालना पड़ता है। सही। वो उस हिस्से को बचाने के लिए अपने मजदूरों की रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, क्योंकि अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो हमारे जिम्मे उनके जो है ना वो अदा करना पड़ जाएंगे। अच्छा, इसमें जो EOBI का अमला है रीजनल ऑफिस में, और एक तो ये है, आप अभी जब इंटरव्यू पर आने से पहले, कि उनका अमला एक तो कम है और दूसरा अमला जो है जितना है वो काम नहीं करता। इसमें जो है ना, मैं जो समझता हूँ जी कि इसमें ये इनका एक का है, मालकान का, जिम्मेदारान का और सरकार के दफातर के जो अफसरान, हाई अफसरान हैं, उनका मैं समझता हूँ ये एक है। सही। ये एक क्यों है कि मजदूर को उसके हकूक ना दिए जाए। सही। अच्छा, जब मजदूर को उसके हकूक मिलेंगे तो ला महला वो खुशहाल होगा, मुल्क की तरक्की में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकेगा। इसमें जो है फिर जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो फॉल्ट आता है वो ये आता है कि हमारे जो EOB के ऑफिसेज हैं या उससे रिलेटेड दीगर जो ऑफिसेज हैं जिन्होंने इन मजदूरों का सर्वे करना है, फैक्ट्रियों में जाके, कमर्शियल यूनिट में जाके, कि भी जिस फैक्ट्री में वो जाते हैं तो सर्वे करते हैं कि इस फैक्ट्री में इतने मजदूर काम कर रहे हैं, इतने मुलाजमीन काम कर रहे हैं, इनकी इतनी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो वो सर्वे रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट बना के हाई अप्स को भेजते हैं। उस रिपोर्ट की रोशनी में फिर वो उन मालकान को पाबंद करते हैं कि आप अपने मुलाजमीन की, जो आपके पास यूनिट में काम करने वाले लोग हैं, उनके जो है वो आप रजिस्ट्रेशन कराएं। तो इसमें जो मैं समझता हूँ कि वो फॉल्ट, एक तो जो है ना सबसे बड़ा फॉल्ट वो सरकार के इदारे के एंड पर आता है कि वो सर्वे मुकम्मल नहीं करते पूरी। अच्छा, मुकम्मल करने के बाद फिर फॉल्ट जो है वो हमारी गवर्नमेंट का है। सही। हमारी गवर्नमेंट का फॉल्ट ये है कि इनका वफाकी ऑफिस, इनके सूबाई ऑफिस और इनके रीजनल ऑफिस जितने भी हैं उनमें मुलाजमीन जो तैनात होने चाहिए वो पूरे नहीं हैं। उनकी तादाद मुलाजमीन, अगर उनकी तादाद पूरी होगी तो ला महला उनसे काम लेने के लिए भी हिदायत आती। जब वो मुकम्मल नहीं है तो उनके काम भी वैसा ही है जिस तरह तादाद के मुताबिक वो काम करते हैं। फिर अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, इस वक्त जो हमारा बुजुर्ग पेंशन है, EOBI का जो पेंशनर है, जिसने अपनी सारी जिंदगी EOBI को दी है, अब उसको पेंशन मिलती है 8,500 रुपए, और सोने का रेट जो है वो 1,50,000 रुपए से क्रॉस कर गया है। चीनी 175 रुपए किलो क्रॉस कर चुकी है। घी, आटा जो है वो 80 रुपए किलो से भी क्रॉस कर गया है। अद्वियात 500 गुना महंगी हो गई है। ऐसे हालात में आप क्या समझते हैं कि 8500 रुपए में एक घर का गुजारा मुमकिन है? आप क्या समझते हैं? मैं यहाँ ये समझता हूँ कि ये तो हमारे लिए, हमारे इदारों के लिए और हमारी हुकूमत के लिए डूब मरने का मकाम है कि जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी, लंबे अरसे की ज़िंदगी जो है वो मुल्क की तामीर और तरक्की में गुजार दी, वो मुल्क की खुशहाली के लिए अपना जिस्म, अपनी हड्डियाँ, अपना गोश्त, पोस्त, हर चीज़ उसने लगा दिया। लगाने के बाद अब हम उसके बुढ़ापे में उसको हम क्या दे रहे हैं? 8500 रुपये कि भी 8500 रुपये में भी क्या करेंगे आप अपने घर के अखराजात भी मेंटेन करेंगे और बुढ़ापे के दौर में जो उसको बीमारियां लाहक हो जाती हैं उन बीमारियों का इलाज भी इन्हीं पैसों से करेंगे।
अच्छा, फिर जुल्म खुद क्या है? जुल्म ये है कि ये 8500 उसको तसलसल के साथ नहीं मिलते, बर वक्त अच्छा नहीं बर वक्त नहीं मिलते। सही है। और इसमें बर वक्त ना मिलने में फिर मैं समझता हूँ कि दो जगह पे फॉल्ट है। एक फॉल्ट हमारे सरकारी इदारे के एंड पर आता है, और दूसरा फॉल्ट जो है जिस बैंक से उसको ईओबी की पेंशन उसने वसूल करनी है, वो बैंक फिर उसको धक्के देता है, वो उसको बर वक्त और उसके टाइम के ऊपर उसे पेंशन अदा नहीं करता। इसकी वजह से मैं समझता हूँ ये एक तो 8500 रुपया उनकी इंतहाई ये कम पेंशन है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, और दूसरा जो है उसको बर वक्त अदायगी के बारे में भी कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, गुज़श्ता रोज जो पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है उनके जो चेयरमैन और उनके मेंबरान ने और उनके अहदेदारान ने, मरकजी अहदेदारान ने चेयरमैन ईओबीआई शकील अहमद मनगनीजो साहब से मुलाकात की है और उनसे पेंशन में इजाफे का मुतालबा किया है कि पेंशन जो है वो कम से कम 20,000 रुपये की जाए। उसके बाद एक और लेबर सिंध नेशनल लेबर फेडरेशन के अहदेदारों ने जाकर मुलाकात की है, उन्होंने भी यही मुतालबा दोहराया है कि ईओबीआई की पेंशन जो है वो कम से कम 20,000 रुपये जो है वो की जाए। फिर ह्यूमन राइट्स के इदारे ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है, उन्होंने भी यही मुतालबा किया है कि जनाब कम से कम पेंशन जो है वो 20,000 रुपये की जाए। ठीक हो गया। आप प्रेस क्लब के अहदेदार हैं, बहुत बड़े साफ़ी हैं, आप मुझे बताएं प्रेस क्लब की तरफ से आप क्या मुतालबा करते हैं चेयरमैन से और ओवरसीज पाकिस्तानी की वजारत से और हुकूमत पाकिस्तान से, आपका क्या मुतालबा है? मैं यहाँ जो है ना इनायत काशिफ साहब ये मुतालबा करता हूँ कि ये जो बूढ़े पेंशनर लोग हैं इनकी हालत पर रहम करें, और रहम करते हुए इस महंगाई के तनासब से इनकी पेंशन में इजाफा करें, नंबर एक। नंबर दो, इनके इलाज मुआवजा जो है उसको भी उसका एक मेकनिज़म बनाया जाए कि ये जो लोग बीमार हो जाते हैं बूढ़े, ये किसी दूसरे के आसरे पे ना रहें, उसके इलाज मुआवजे का भी एक मेकनिज़म बनाया जाए और इनकी पेंशन में इस महंगाई के तनासब से इजाफा करें। मैं नहीं कहता 20,000 जो मुतालबा उन्होंने किया है, मैं ये कहता हूँ कि इस महंगाई के तनासब से उनका जो है ना वो इजाफा, मौजूदा महंगाई है, इस महंगाई की तनासब से उनकी पेंशन में इजाफा किया जाए, क्योंकि सरकार जब एक मजदूर की तनख्वाह का तयन करती है उसके मुताबिक तो कम अज कम ये करे ना, उसके उनके बारे में सोचे। बिल्कुल सही है। अच्छा अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, चूंकि आप प्रेस क्लब के अहदेदार हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, तो आप अपने इलाकाई जो दीगर प्रेस क्लब हैं उनके नाम कोई पैगाम देंगे कि ईओबीआई के हवाले से उनके सदूर सेक्रेटरीज, उनके अहदेदारान कोई काम करें, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं? देखें जी, मैं जो समझता हूँ, अगर तमाम लोग हम तमाम मजदूर हैं, कोई कलम का मजदूर है, कोई जो है ऑन ग्राउंड अपनी उसके मजदूरी करता है, कोई फैक्ट्री का मजदूर है, या कोई किसी शॉप पे किसी कमर्शियल प्लाजा का मजदूर है, और हम भी जो है मजदूरों की लिस्ट में ही आते हैं, हम कलम के मजदूर हैं। सही। तो मजदूर के हकूक के लिए हर किसी को अपने एंड पर आवाज़ उठानी चाहिए। ये जब आवाज़ आप किसी और के लिए जब उठाते हैं तो आप ये समझें कि ये आप आवाज़ अपने लिए उठा रहे हैं। जब ये चीज़ और ये सोच हमारे अंदर आ जाएगी, मैं समझता हूँ कि इन बूढ़े पेंशनर के मसाइल के लिए हमारी कलम जो है वो तेज़ी से रवां दवां हो जाएगी। सही। प्रेस क्लब इस हवाले से क्या किरदार अदा करेगा मुस्तकबिल में? कोई लाए अमल प्रेस क्लब जो है वो इस पर प्रेस क्लब इसके ऊपर जो हमारा किरदार है वो मैं जो समझता हूँ कि हम इन बूढ़े पेंशनर्स की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने एंड पर अपने अखबारात में और अपने जो हमारे मीडिया के मीडियम्स हैं उन पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, और जब भी किसी भी हाई अप्स की मीटिंग जब होगी तो उस मीटिंग के दौरान हम इन बूढ़ों की पेंशन के हवाले से आवाज़ बुलंद करने के लिए वहाँ सवालात ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, बुजुर्गों के नाम कोई पैगाम, और चेयरमैन शकील अहमद मनगनीजो जो चेयरमैन ईओबीआई है उनके नाम कोई पैगाम? बुजुर्गों के नाम मेरा सिर्फ एक ही पैगाम है कि वो हमारे लिए दुआ करें ताकि हम उनकी आवाज़ को और उनके हकूक़ की आवाज़ को आगे
पहुंचाने के लिए अपनी कोशिश करते रहें। और मैं चेयरमैन EOBI से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बूढ़ों के ऊपर तर्स करें, इनकी जो पेंशन है वो बर वक्त अदायगी का मेकनिज़म बनाएं और इस महंगाई के तनासब से इनकी पेंशन में इजाफा करें। जी नाज़रीन इकराम, मेरे साथ आज मौजूद हैं अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, जिन्होंने EOBI के हवाले से सायर हासिल बात की है। और एक ज़बरदस्त बात यह हुई है कि उन्होंने कहा है कि आप बुज़ुर्गों के लिए प्रेस क्लब के तवस्सुत से अखबारात में ख़बरें, मज़ामीन, कालम और मजमून और दीगर इस तरह का जो कलमी काम है उसको तेज़ी के साथ किया जाएगा। आपकी आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। जहाँ पर हाई एप्स के साथ मौका मिलेगा और जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी तो उसमें भी आपकी पेंशन के सवालात उनके सामने रखे जाएंगे। सरदस्त अपने दोस्त, अपने साथी इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।